गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने अभी तक पढ़ा है रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन में देखो क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना कि एयर से वाटर में जाती है तो मुड़ती है ना, नॉर्मल की तरफ। फिर नॉर्मल वाटर से अगर एयर में आती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। आप इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन बोलते हो। तो देखो, आपने वहां पढ़ा है कि नॉर्मल से दूर जाना या नॉर्मल के पास आना, लेकिन हम यहां पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में एक्चुअल में क्या होता है। वो भी रिफ्रैक्शन ही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन मुड़ना कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्शन को सबसे पहले डिफाइन करते हैं बच्चों। रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो हमने ये पढ़ा था ना जब हमने मीडियम को डिसाइड किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से किसी भी लाइट रे में जब मीडियम चेंज होता है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। ठीक है, तो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अदर ऑप्टिकल मीडियम, then its speed gets changed. Its speed gets changed. This process is called refraction, मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, है ना। This transmission of light into another medium is called रिफ्रैक्शन, है ना। ये लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है दूसरे मीडियम में, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जाना, यही क्या कहलाता है बच्चों, यही कहलाता है रिफ्रैक्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन है ना। तो यहां मुड़ने की कंडीशन नेसेसरी नहीं होती, ध्यान रखना। मुड़ सकती है लाइट, लेकिन हमेशा मुड़े जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम यहां दो केस देखते हैं। जैसे मान लो हमने मीडियम को डिफाइन किया था ना बच्चों, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो अब लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, जैसे मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट ऐसे जाती है अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, पर मीडियम के चेंज होने की वजह से लाइट इधर मुड़ जाती है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और अब देखो, लाइट रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ, है ना। और ये जो यहाँ पे डेविएशन आया, देखो एक्चुअल बात ये होता लेकिन उससे इतना मुड़ी, तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन। ओके, तो ये डेंसर मीडियम है ना, हम मान लेते हैं हवा से पानी। ठीक है, ये पानी भी हो सकता है, या इधर पानी इधर ग्लास, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने फिलहाल लिख दिया रेयरर और डेंसर। दूसरे केस में जब हम बात करते हैं, अगर लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाए, है ना, जैसे मान लो ये हमारे पास डेंसर मीडियम। अब लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाए तो वो इस तरह से नॉर्मल से दूर हटती है। ठीक है, इस तरह से वो नॉर्मल से दूर हटती है, और ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंगल, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। और ये एक्चुअल पाथ से जो डेविएशन आया वो, अब देखो बच्चों इस केस में ये लाइट जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो वो डेंसर से रेयरर जाने के दौरान वो नॉर्मल से दूर हटती है ना। ये लाइन क्या है बच्चों, दिस इज नॉर्मल,
और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से मेजर होता है? नॉर्मल से, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा नॉर्मल से ही आपको मेजर करना है, ठीक है। नॉर्मल कहाँ पे? पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पे। जैसे पहले पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लेते थे हम, यहाँ पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन की बात होगी, ठीक है। अब इस केस में हम अगर देखें तो सबसे पहले रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में देखो, पहला रूल क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, आई आर मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में होंगे, ठीक है बच्चों। मतलब जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में ना, तो रे रिफ्लेक्ट होकर इधर नहीं आ सकती। मतलब इन दोनों का जो प्लेन है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का प्लेन कौन सा है? बोर्ड का प्लेन। तो ये रिफ्रैक्ट होके ए से फिर यूं नहीं निकल सकती, रहेगी उसी प्लेन में। मतलब ये तीनों जो है वो बोर्ड के प्लेन में ही रहेंगे। रे इंसिडेंट होकर इधर नहीं निकल सकती, ध्यान रखना, क्योंकि फिर तो अलग से प्लेन हो गया ना ये तो ध्यान रखना, तीनों जो है वो एक ही, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो ध्यान रखना ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। कोई डाउट बेटा? अब इस केस में दूसरा रूल आता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्नेल रूल, है ना। अब दूसरा रूल जो है स्नेल रूल, ये क्या होता है बेटा? ये होता है जैसे अब यहाँ पे देखो, ये कोई एक मीडियम टेंसर होगा, कोई एक मीडियम रेयर होगा। तो यहाँ पे इस रूल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, म्यू आई साइन आई इज म्यू आर साइन आर, है ना। कई किताबों में ऐसे लिखा होता है म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर, फिर वो म्यू वन म्यू टू में कंफ्यूजन हो जाता है कई लोगों को, इसलिए मैंने सिंबल चेंज कर दी। बहुत ही आसान सिंबल है। म्यू आई का मतलब क्या है? उस एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंसिडेंट रे है। तो यहाँ म्यू आई क्या हो जाएगा? ये, और ये क्या हो जाएगा? म्यू आर। यहाँ म्यू आई क्या हो जाएगा? ये, और ये क्या हो जाएगा? म्यू आर। भाई जिस मीडियम में आर एंगल बनता है उसमें म्यू आर, और जिसमें आई एंगल बन रहा है वो म्यू आई, है ना। सिंपल सा लॉजिक। तो स्नेल रूल यहां से हम डिफाइन कर देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये रूल जो है वो आई और आर को रिलेट करता है, ठीक है। नाउ अब कंडीशन हम देखते हैं। नाउ फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है बच्चों रे एकदम परपेंडिकुलर स्ट्राइक करनी चाहिए, है ना। तो अगर रे मान लो इस तरह से स्ट्राइक करेगी तो उस केस में आई कितना होता है? 0। तो नॉर्मल इंसिडेंस में अब आई 0 है, इसका मतलब आर भी कितना होगा? 0, और इसका मतलब डेविएशन भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब रे बिना बुरे निकल जाएगी। म्यू आई और म्यू आर दोनों मीडियम अलग अलग है, लेकिन आई एंगल 0 है, इसलिए आर एंगल भी क्या हो जाएगा? 0। हमेशा याद रखना बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? आई की वैल्यू 0, ठीक है। आई 0 है, इसका मतलब साइन आई 0, साइन आई 0 होते ही ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। पूरे पार्ट में फिर आप 0 आ गया तो म्यू आर को डिवाइड करोगे तो भी 0 रहेगा। अब साइन आर 0 आने का मतलब क्या है? आर भी 0, मतलब रे एज इट इज, मतलब यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा। तो कई लोग सोचते हैं ना कि हमेशा नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है। तो देखो मैंने यहाँ समझा दिया कि डेविएशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इसको फिर भी हम रिफ्रैक्शन का केस तो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ मीडियम तो चेंज हुआ ना, इसीलिए रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में हम ये अगर बोल दें कि मुड़ना जरूरी है तो वो गलत हो जाता है। हमने इसलिए क्या लिखा? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो यहां देखो डेविएशन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं डेविएशन नॉट नेसेसरी, ठीक है। इस केस में डेविएशन जरूरी नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। लिखो इसको,
ओके बच्चों, लिख लिया आपने? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में हम कुछ नए केसेस को देखते हैं। सबसे पहले हमने जो अभी तक सीखा उसको समझने के लिए क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रे इज इंसिडेंट ऑन फ्रॉम वाटर म्यू इक्वल्स टू 4/3 टू ग्लास म्यू वाटर कितना दिया हुआ है 4/3 और म्यू ग्लास कितना दिया हुआ है 3/2। देन ग्लास द रे makes an angle of 37 degree from makes an angle of ऐसा करते हैं अपन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, चलो चलने देते हैं, makes an angle of 37 degree from इंटरफेस, find deviation during refraction, find deviation during refraction, है ना। अब देखो बच्चों, ये क्या है, वाटर, म्यू वाटर कितना दिया हुआ आपको 4/3 है ना। फिर आपको ये इधर दिया हुआ है ग्लास, और म्यू ग्लास कितना दिया हुआ है 3/2। अब देखो बच्चों, इस केस में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये नॉर्मल गिवन है। इस नॉर्मल में अब जब रे को इंसिडेंस करवा रहे हैं इस तरीके से, सॉरी वाटर से ग्लास आ रही है ना रे, तो वाटर से ग्लास रे आ रही है तो वो रेयर से डेंसर में जा रही है, जिसका म्यू ज़्यादा वो डेंसर होता है ना, इसका मतलब ये डेंसर और ये रेयर। तो देखो रे किधर मुड़ेगी, रे मुड़ जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो अब इस केस में ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R, ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंस एंगल देखो, केलोनर ने क्या इन्फॉर्मेशन दी, मैक्स एंगल 37 फ्रॉम द इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दोनों मीडियम को मिलाने वाली सरफेस, इसको बोलते हैं इंटरफेस। तो ये रे इंटरफेस से कितना एंगल बना रही है 37 डिग्री। तो आई एंगल क्या हो जाएगा, टोटल एंगल देखो, टोटल तो 90 बनेगा ना ये, तो ये टोटल 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा 53 बाई स्नेल रूल। स्नेल रूल लगाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू आई साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। म्यू आई कौन सा मीडियम है, इसमें ना, ये निकाल लिया ना। अब इसमें हमें वापस स्नेल रूल लगाना है, तो स्नेल रूल में म्यू आई का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू ग्लास साइन 53, म्यू आई का मतलब म्यू वाटर, इधर म्यू ग्लास साइन आर, ये हो जाएगा 4/3 4/5 म्यू ग्लास 3/2 साइन आर, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 4 16 और 2 32 और 5 3 15 और 3 45 इस साइन आर। तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 32/45। अब देखो डेविएशन, ये टोटल एंगल कितना है आई, डेविएशन ये और ये आर, तो डेविएशन क्या हो जाएगा आई माइनस ऑफ साइन इनवर्स 32/45। ओके बच्चों,
तो देखो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। कोई कन्फ्यूज़न बेटा यहाँ तक? नहीं ना? चलो लिखो। ओके बच्चों, लिख लिया आपने? चलो हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं ग्लास स्फेयर है, ओके, और ये इसका डायमीटर, दिस इज व्हाट, ग्लास स्फेयर, ओके। अब देखो यहाँ पे एक रे को मैं इंसिडेंट करवा देता हूँ और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो 45 डिग्री है। अब देखो ग्लास स्फेयर के लिए जनरली तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 लेते हैं, लेकिन अगर कुछ और दे दिया जाए तो आपको वो लेना है ना। तो यहाँ पे म्यू ग्लास आपको दिया हुआ है 1/√2। कितना दिया बच्चों? म्यू ग्लास आपको दिया हुआ है √2 टाइम्स, ठीक है। और रे कितना एंगल पे आ रही है? 45 डिग्री पे। अब आपको बताना है इस केस में कि टोटल कितना इसमें डेविएशन आएगा। फाइंड टोटल डेविएशन, ओके। अब टोटल डेविएशन फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले हम देखते हैं इधर क्या है, एयर, फिर क्या है बच्चों, ग्लास, फिर वापस क्या है, एयर। अब जब ऑब्जेक्ट एयर से ग्लास में आएगा, रे जब एयर से ग्लास में आएगी तो उसमें थोड़ा बहुत तो डेविएशन आएगा ना। और रे किधर मुड़ेगी? देखो एयर के मुकाबले ग्लास डेंसर होता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, और नॉर्मल खुद कौन है? ये डायमीटर ही तो नॉर्मल है ना। तो इसका मतलब इंसिडेंट इधर चली जाएगी। अब देखो रेडियस जो होती है ना वो हमेशा स्फेयर पे नॉर्मल का काम करती है। मतलब किसी भी स्फेयर के पॉइंट को अगर आप सेंटर से जोड़ दोगे तो जो रेडियस वाली लाइन बनेगी वो होती है हमेशा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2। अब देखो दो बार मीडियम चेंज हुआ, एक बार एयर से ग्लास, दूसरी बार ग्लास से एयर। तो इस केस में दो रिफ्रैक्शन होंगे ना, दो रिफ्रैक्शन होंगे तो हमें दो बार डेविएशन निकालना पड़ेगा ना बच्चों। देखो पहला रिफ्रैक्शन ये और दूसरा रिफ्रैक्शन ये। तो अब इस केस में रे जो है वो नॉर्मल से दूर हटेगी ना। क्यों हटेगी दूर? क्योंकि ये रे किधर जा रही है? ये रे अब जा रही है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में। रेरर मीडियम में जब रे जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा R2 एंगल, ये हो जाएगा I2 एंगल, ये हो जाएगा R1 एंगल, और ये क्या था? I1 एंगल, है ना बच्चों। और आपको दो डेविएशन की वैल्यू बतानी है, तो पहला डेविएशन तो ये आया और दूसरा डेविएशन ये आएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें टोटल डेविएशन बताना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हुआ? एयर से ग्लास में, है ना। एयर से ग्लास में हुआ ना। इसका मतलब म्यू आई साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन R1। म्यू आई कौन है बेटा? म्यू आई ये म्यू आई एयर और म्यू आर ग्लास। तो म्यू आई मतलब कि एयर का इंडेक्स कितना होता है? एयर का तो 1 मानते हैं अपन बाय डिफॉल्ट। साइन I1 कितना हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। म्यू आर क्या हो जाएगा? म्यू आर हो जाएगा √2, मतलब कि म्यू ग्लास, और साइन R1 तो ये भी 1/√2 साइन R1
इंटू 1, √2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो 1/2 इज साइन R1, तो इसका मतलब R1 कितना हो जाएगा बच्चों 30। ठीक है, अब देखो इसको हम नाम दे देते हैं सपोज A B और इसको सेंटर C। अब ट्राइंगल ABC देखना है ना, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, ये एंगल क्या है R1 और ये क्या है I2C। अब देखो ये डिस्टेंस है, रेडियस जितनी है ना, रेडियस होती है ना रेडियस ऑफ स्फेयर, और ये भी है रेडियस ऑफ स्फेयर। ट्राइंगल की दो साइड अगर बराबर हो तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब साइड AC इक्वल्स टू साइड BC, इसका मतलब एंगल ऑफ A इक्वल्स टू एंगल ऑफ B। तो एंगल A और एंगल B भी सेम होंगे, इसका मतलब R1 और I2 इक्वल हैं। तो I2 इक्वल्स टू R1 और R1 कितना आया था बच्चों 30 डिग्री। तो इस तरह से मैंने I2 की भी वैल्यू निकाल ली। अब I2 30 है तो वापस सॉल्व करते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, अब देखो सेकेंड रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, ग्लास टू ग्लास कितना हो जाएगा म्यू आई, और ये क्या हो जाएगा म्यू आर। तो देखो म्यू आई साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर, ये तो बेसिक रूल है ना R2 I2। अब देखो म्यू आई कितना लिखूंगा मैं √2 साइन कितना 30 म्यू आर, अब हवा का इंडेक्स लिखना है जो कि 1 है, और साइन R2 तो √2 1/2 1 साइन R2, इसका मतलब साइन R2 कितना आ जाएगा बच्चों 1/√2, इसका मतलब R2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो R2 आ रहा है 45 डिग्री। अब हमें टोटल डेविएशन बताना है। यहाँ तक तो समझ में आया ना आपको कि R2 जो है वो कितना आया 45 डिग्री। अब हमें टोटल डेविएशन बताना है, तो टोटल डेविएशन के लिए क्या करेंगे है ना, टोटल डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको दोनों तरह के डेविएशंस को ऐड करना पड़ेगा ना, डेल्टा नेट इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। फर्स्ट डेविएशन क्या हो जाएगा I1 माइनस R1, और सेकंड डेविएशन क्या हो जाएगा ये वाला डेविएशन। देखो ये पूरा एंगल कितना था नॉर्मल से, ये एंगल था I2 है ना, तो I2 डेविएशन 2 हो जाएगा R2 माइनस I2। तो I1 कितना है इस केस में, I1 है 45 माइनस 30, और R2 कितना है 30, R2 है 45 माइनस ऑफ 30, तो ये भी 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री। ठीक है, अब दोनों डेविएशन देखो ये भी क्लॉकवाइज है ये भी क्लॉकवाइज है, तो 15 डिग्री ये किस तरह से आएगा क्लॉकवाइज, और ये भी 15 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों एक ही तरफ है, इसलिए नेट जोड़ के कितना आ जाएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें इस तरह से सेंस भी देखना है। सोचो अगर ये 15 डिग्री क्लॉकवाइज होता और ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो हम कैंसिल कर देते, फिर नेट डेविएशन 0 हो जाता। भाई रे क्लॉकवाइज मुड़े मतलब ऐसे मुड़े, फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाए तो बात बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों बार क्लॉकवाइज में 15 डिग्री आया, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज है ना। तो इस तरह से देखो इस क्वेश्चन में हमने 2 बार रिफ्रैक्शन काम में लिया है। समझ में आ रहा है ना आपको। ओके बच्चों, तो आप लोग यहाँ तक इसको नोट करें और रिफ्रैक्शन में देखो किस तरह से इक्वेशंस लगानी है, किस तरह से डेविएशन लिखना है उसको समझें है ना। जो बेसिक डायग्राम अपन ने बनाए थे ना रिफ्रैक्शन के, आप उसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं डेविएशन है ना। जैसे मैंने आपको जो बेसिक डायग्राम बनवाया था ना अभी, तो जो बेसिक डायग्राम था जिसमें रे ऐसे मुड़ी थी उसमें आप डेविएशन भी लिख लेना है ना। ये हमने डायग्राम बनाया था ना अभी, तो ये रे ये था आई एंगल, ये था आर एंगल और ये था डेविएशन। तो इस केस में डेविएशन क्या हो जाएगा आई माइनस आर। और जब हमने ये वाला डायग्राम बनाया था
तो इस केस का ये एंगल I, ये एंगल R, तो देखो इस केस में डेविएशन लिख लेना R माइनस I। ये दोनों फॉर्मूला भी आप वहीं पे ऐड कर लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन बच्चों? ठीक है, तो ये डेविएशन के फॉर्मूला वहीं पे लिख लेना। यही दो फॉर्मूला हमने यहाँ काम में लिए थे, मतलब जो बड़ा एंगल है यहाँ I एंगल बड़ा था ना रेयर से डेंसर के वक्त, है ना, रेयर से डेंसर के वक्त I एंगल बड़ा है, R छोटा है तो I माइनस R, है ना, डेंसर से रेयर के वक्त R बड़ा है, I छोटा है तो बड़े एंगल माइनस छोटा एंगल, बस। और सेंस देख लेना, यहाँ सेंस क्या है, यहाँ सेंस है क्लॉकवाइज और यहाँ भी क्या है, क्लॉकवाइज ही तो है। तो इस तरह से आपको सेंस के साथ इसको लिखना है। अब इसमें देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने पानी के किसी भी कंटेनर में एक कॉइन डाल दिया, जैसे मान लो आपने एक बाल्टी में सिक्का डाल दिया, तो आपको सिक्का अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है ना। इस तरह से कई बकेट गेम भी होते हैं, है ना, जो आप किसी भी चिल्ड्रन फेयर में लगा देते हो, है ना। तो आपको एक पानी के अंदर एक चूड़ी रख दी जाती है, आपको उसके अंदर एक कॉइन गिराना होता है ना, लेकिन आपको कॉइन गिराने में काफ़ी मुश्किल क्यों आती है, क्योंकि आपको जो चूड़ी होती है ना वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखती है, इसलिए आपका निशाना सही नहीं लग पाता फिर उस केस में। लेकिन अब यहाँ पे हम देखो इसको कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ ट्राई करें। तो अब देखो हम यहाँ पे वर्चुअल डेप्थ का एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज हमारे पास कोई भी एक मीडियम है ना, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना। ये हमने मान लिया रेयर मीडियम और ये हमने मान लिया डेंसर मीडियम, और ये इस तरह से ऑब्जर्वर जो है वो जस्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही है ना। तो अब इस केस में हम मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सरफेस से कितनी है, d, सरफेस से कितनी है, d। तो अब देखो ऑब्जेक्ट से जो रे अलोंग द नॉर्मल आएगी वो तो एज इट इज रिफ्रैक्शन के बाद निकल जाएगी, है ना। ऑब्जेक्ट से जो रे नॉर्मल की तरफ आएगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी ना। जो रे थोड़ा सा दूर जाएगी, थोड़ा सा दूर बस, है ना, वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। और पीछे बढ़ाने पे ये रे यहाँ से आती हुई ऑब्जर्व होगी, है ना। अब ये रे जहाँ से आती हुई ऑब्जर्व हो रही है, अब देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज। भाई रिफ्लेक्शन में इमेज कैसे बनती है, रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से, और रिफ्रैक्शन में कैसे बनेगी, रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो अब यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज यानी कि ओ डैश। अब पर्सन पे जो आंखों पे, पर्सन की आंखों पे अब देखो ऐसे में समझना कि ये रे पर्सन की आंखों पे नहीं आ रही है ना, वो तो मैं समझाने के लिए आंख छोटी बनी, मतलब ये एंगल जो है ना वो काफी कम लूंगा, मतलब ये रे जस्ट यहाँ पास में इंसिडेंट हो रही है, पर समझाने के लिए मैंने दूर बना दिया। तो ध्यान रखना ये सारी रे पर्सन की आंखों तक आ रही है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, रिफ्रैक्शन एंगल R, और पीछे बढ़ाने पे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, R, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, और इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ को, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी उसकी डेप्थ को मान लेते हैं D डैश। तो देखो बच्चों अब इस केस में अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल कितना बनेगा I, और ये एंगल R है तो ये भी कितना बनेगा R। अब देखो इस केस में पहले तो रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लगा देते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन म्यू I साइन I इक्वल्स टू म्यू R साइन R। इसमें कोई कंफ्यूजन, इसका मतलब साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू म्यू I अपॉन म्यू R, फर्स्ट इक्वेशन। अब ट्राइंगल ABO डैश में इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ABO डैश की इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, हम यहां लिखते हैं साइन R, साइन R क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा AB अपॉन OB डैश, ठीक है। और इन ट्राइंगल ABO साइन I क्या हो जाएगा, AB अपॉन
ओ डैश बी और यहाँ हो जाएगा ओ बी, है ना। अब देखो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देते हो तो हमारे पास साइन आई बाई साइन आर क्या आ जाएगा, साइन आई बाई साइन आर आ जाएगा ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ डैश बी, ए बी से ए बी खत्म तो ये बच्चों क्या हो जाएगा ओ डैश बी अपॉन ओ बी, ठीक है। अब साइन आई बाई साइन आर का मतलब क्या है, म्यू आई बाई म्यू आर, है ना, इक्वल्स टू ओ डैश बी अपॉन ओ बी। साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू यहाँ डालती ना मैंने, इस वैल्यू को मैंने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो ओ डैश बी और ओ बी ये वाली डिस्टेंसेस, लेकिन अगर हम इफ आई ऑलमोस्ट जीरो हो, मतलब इसको हम बोलते हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन, नियर नॉर्मल इंसिडेंस कंडीशन, तो आई अगर जीरो है तो आर भी जीरो। अब आई और आर अगर जीरो होगा तो ये आर अगर जीरो एंगल है तो मतलब ओ डैश बी या ओ डैश ए सेम हो जाएगा, इसका मतलब ओ डैश बी इक्वल्स टू ओ डैश ए, और ओ डैश ए का मतलब क्या है डी डैश, और ओ बी का मतलब क्या हो जाएगा ओ ए, इसका मतलब डी। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, म्यू आई बाई म्यू आर इज डी डैश अपॉन डी। तो अब देखो डी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, डी म्यू आर अपॉन म्यू आई। मैंने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दी ना, एक मिनट, यहाँ साइन आई बाई साइन आर क्या आ जाएगा दिस, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम म्यू आर बाई म्यू आई। देखो इसी में थोड़ा सा बस ये यहाँ करेक्शन कर लेना बच्चों, तो इसी में ये म्यू आर ये म्यू आई, तो ये क्या हो जाएगा म्यू आई बाई म्यू आर। अब देखो ये फॉर्मूला में म्यू आई क्या था, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका इंडेक्स, तो ये हो जाएगा डी म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट बाई म्यू ऑब्जर्वर। इससे आप अपेरेंट डेप्थ निकाल लेते हो, इसको हम क्या बोलते हैं वर्चुअल डेप्थ या अपेरेंट डेप्थ, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो हमें थोड़ा सा कम नीचे दिखाई देगा, है ना, एक्चुअल जो उसकी डेप्थ है उससे कम डेप्थ पे दिखाई देगा। तो ये हमने डेरिवेशन किया, इसकी कंडीशन क्या है कि इंसिडेंस एंगल अप्रॉक्सीमेटली जीरो होना चाहिए, मतलब ऑब्जर्वर को जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहना होगा। ओके बच्चों, अब ये फॉर्मूला जिस तरह से हमने वर्चुअल डेप्थ के लिए बनाया, इसी को हम वर्चुअल डेप्थ के साथ साथ वर्चुअल हाइट का भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब मैं इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हुए शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, और ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं, है ना। तो अब देखो इस तरह के फॉर्मूला को याद रखने के लिए जिस तरह से मैंने लिखा वैसे ही आप याद रखना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे वर्चुअल डेप्थ के केस में क्या हो जाएगा, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, और ये डी डेप्थ पे एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जर्वर, है ना। तो डी के बजाय जो डी डैश आएगा वो क्या आएगा, डी म्यू ऑब्जेक्ट वाले मीडियम का म्यू और ऑब्जर्वर वाले मीडियम का म्यू। इसी तरह से अगर मान लो ऑब्जर्वर, जैसे मान लो ये पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो पास दिखता है ना। अब सोचो ऑब्जर्वर पानी के अंदर होता और ऑब्जेक्ट पानी से बाहर होता, मान लो ऑब्जर्वर इस तरह के ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है और इसकी हाइट है h। अब ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर। तो अब इस केस में h डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्चुअल हाइट भी मिल जाएगी। अगर मान लो आपको किसी मीडियम की वर्चुअल लेंथ बतानी हो, है ना, तो है ना, ये वर्चुअल डेप्थ हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों वर्चुअल हाइट, है ना। और इसी तरह से हमें अगर वर्चुअल लेंथ बताना है, वर्चुअल लेंथ ऑफ मीडियम, है ना, जैसे मान लो ये कोई मीडियम है ना, ये कोई मीडियम है। अब इस केस में ये यहाँ पे
t है, और अब ये मान लो कोई ऑब्जर्वर जो है वो इस मीडियम को ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो वर्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी, एल डैश इज एल म्यू किसका, मीडियम का, अपॉन म्यू किसका, ऑब्जर्वर वाले मीडियम का। यहाँ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका म्यू, और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका म्यू, है ना, इस तरीके से। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखने हैं बेटा, इन तीनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो लिखो इसको। तो इस तरह से हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो आप इन फॉर्मूला को याद रखें। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक कंडीशन है, ये मान लो एयर मीडियम और इधर मान लो वाटर, है ना। अब यहाँ हवा में एक चिड़िया है जिसकी डिस्टेंस है 36 मीटर, ठीक है, या 36 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और नीचे एक फिश है ना, ये भी सरफेस से कितना डिस्टेंस नीचे है, 36 डिस्टेंस नीचे, है ना। एयर का म्यू कितना है 1, और वाटर का म्यू कितना है 4/3 के बच्चों। तो ये हमारे पास इंडेक्सेस। अब इस केस में दो ऑब्जर्वर भी हमने बिठाए हुए हैं, और ये ऑब्जर्वर एक तो यहाँ है ऑब्जर्वर 1, है ना, एक तो यहाँ है हमारे पास, चलो इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, फिश, और ये क्या है, बर्ड। अब इस केस में आपको बताना है फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ बर्ड पहला आता है विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ बर्ड बताना है, तो बर्ड के लिए डिस्टेंस कितनी है, अपेरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश इज डी म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर, है ना। तो अब देखो बर्ड से जब ए तक रे आएगी, तो बर्ड से जब ए तक रे आएगी तो बताओ क्या कोई रिफ्रैक्शन हुआ क्या, नहीं। ध्यान रखो वर्चुअल डेप्थ या वर्चुअल हाइट क्यों आ रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। लेकिन ए तक रे आने में तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं ना, ए और बर्ड तो सेम मीडियम में थे, और बीच में मीडियम चेंज भी नहीं हुआ इसका मतलब। तो विद रेस्पेक्ट टू ए कैसे निकालोगे, डी डैश इज डी, है ना। अब डी यहाँ कितना है 36 के बाद ऑब्जेक्ट का म्यू कितना है, ऑब्जेक्ट का म्यू है इस केस में, ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड कहाँ पे, एयर में, ऑब्जर्वर भी कहाँ है, एयर में, बस ये हो गया। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 36, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 36 सेंटीमीटर पे ही दिखाई देगा, किसको, ए को। विद रेस्पेक्ट टू बी अगर बताना हो तो देखो बी के लिए वापस वही डी डैश, एक्चुअल कितनी डिस्टेंस है 36, ऑब्जेक्ट कहाँ है, हवा में, और ऑब्जर्वर, अब देखो म्यू ऑब्जर्वर लिखना है ना, ऑब्जर्वर कौन है, बी कौन से मीडियम में, 4/3 में। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 36 × 4/3 48, मतलब बी को ऐसा लगेगा, इस बी को ऐसा लगेगा कि बर्ड 48 मीटर दूर है, जबकि बी और ए लगभग पास में ही है। बी पानी के जस्ट अंदर है और ए पानी के जस्ट ऊपर है। तो ए को तो बर्ड लग रही है 36 पे, और बी को कितने पे लग रही है 48 पे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बी तक रे आई वो रिफ्रैक्शन के बाद आई, है ना। जैसे ये रे ए तक पहुंचेगी डायरेक्ट, लेकिन यही रे जब बी तक पहुंचेगी तो बी तक तो मीडियम चेंज हो गया ना, बी तो पानी के अंदर है। तो यहाँ इंटरफेस पे जैसे रे मुड़ेगी, मुड़ने के बाद बी पर आएगी, इसीलिए बी को कितनी दिख रही है वर्चुअल डेप्थ, हाइट जो है वर्चुअल हाइट, बेसिकली तो हाइट है ना इन दोनों से, बी से बर्ड 48 मीटर की हाइट पे और ए से
36 मीटर की हाइट पे, है ना। और विद रेस्पेक्ट टू फिश अगर देखना हो तो देखो विद रेस्पेक्ट टू फिश अगर देखना हो तो डी डैश कैसे निकालोगे आप? पहले तो ये वाला 36 है ना, ये कौन से मीडियम में? 1। ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में? 4/3। फिर अगला वाला 36 कौन से मीडियम का लिया? 4/3। और ऑब्जर्वर भी कहाँ है? 4/3। तो देखो ये कौन सा 36 था? एयर। और ये कौन सा 36 था? वाटर। तो एयर वाली जो डिस्टेंस है वो तो कितनी हो जाएगी? 48 + 36 कितना हो जाएगा बच्चों? 84 सेंटीमीटर। मतलब फिश को ऐसा लगेगा कि बर्ड जो है वो 84 सेंटीमीटर पे है। तो देखो ए को तो बर्ड 36 पे दिखेगी, बी को 48 पे दिखेगी। क्यों? क्योंकि रे जो है वो रिफ्रैक्ट होके बी तक आ रही है। और फिश को कितनी दूर दिखेगी? वही फिश को ही दिखेगी कितने दूर? 36। ये वाला 36 तो एज इट इज 36 रहा। क्यों? क्योंकि ये 36 तो ग्लास पानी में था और ऑब्जर्वर भी पानी में है, तो फिश को सरफेस की डिस्टेंस तो 36 ही दिखेगी। लेकिन 36 जो सरफेस के बाद था डिस्टेंस, ये वाला 36 इस फिश को कितना दिख रहा है? 48, है ना। मतलब फिश को ये लग रहा है कि भाई पानी की सरफेस तो 36 पे ही है, ये डिस्टेंस तो एज इट इज रहेगी क्योंकि ये डिस्टेंस वाटर की है और फिश भी वाटर में ही है। तो ये वाली डिस्टेंस एज इट इज, लेकिन ये वाले मीडियम की लेंथ चेंज होगी, है ना। तो जो हमने लेंथ ऑफ मीडियम का फॉर्मूला लगाया था ना, वो यहाँ लगा दिया हमने। इसमें कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ ये जो बर्ड की डिस्टेंस है वो एक्चुअली हाइट है ना, तो आप इसको हाइट भी लिख सकते हो, है ना। हाइट फ्रॉम ए, हाइट फ्रॉम बी, और ये हाइट फ्रॉम फिश। ठीक है बच्चों। और इसको भी आप वही एच डैश कर सकते हो यहाँ तो, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। तो फिश ए और बी से बर्ड की हाइट अलग अलग आएगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नोट करो। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में अब आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस ऑफ फिश। अब देखो फिश के लिए तो हमें डेप्थ मेजर करनी है ना, तो ये डी डैश का फॉर्मूला लगा दो, है ना। अब डिस्टेंस ऑफ फिश आपसे पूछा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ए। तो देखो ए कौन से मीडियम में? देखो एक्चुअल लेंथ तो 36 है ना, फिश का मीडियम कौन सा है? 4/3, और ए का मीडियम 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 27 सेंटीमीटर। बी के लिए, बी खुद वाटर में है और फिश भी वाटर में है, तो दोनों जगह 4/3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा? केवल 36। मतलब बी को तो फिश एक्चुअल डिस्टेंस पे ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि बी सेम मीडियम में, लेकिन ए तो ऊपर है ना, ए का मीडियम और फिश का मीडियम तो अलग अलग है ना। तो ए से जो एक्चुअल डिस्टेंस 36 थी वो कम होके कितनी दिख रही है? 27। क्यों? क्योंकि ए तक जब रे आएगी, फिश से जब ए तक रे आएगी, तो वो रे किस तरह से आएगी? वो रे रिफ्रैक्ट होके आएगी इस तरीके से। यहाँ से रे जब जाएगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी ना। तो इस ए को फिश जो है वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे दिखाई देगी। ये वही तो केस हो गया, ए पानी के बाहर और वो पानी के अंदर की किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो पानी के अंदर की चीज़ें तो पास दिखती है ना हमें, यही वाला केस। तो इसको 27 पे दिखेगी। फिर अगर हम इसी को विद रेस्पेक्ट टू बर्ड फाइंड करना चाहें, तो विद रेस्पेक्ट टू बर्ड कैसे निकालेंगे? देखो बर्ड और फिश के बीच में एयर वाला जो सेपरेशन है, ये तो मीडियम कौन है? एयर। और ऑब्जर्व कौन कर रहा है? बर्ड ही कर रहा है। तो यहाँ पे बर्ड से फिश का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये 36 तो हवा की डिस्टेंस और ऑब्जर्वर भी हवा में है, तो दोनों जगह 1। तो ये तो एज इट इज 36। वाटर वाला 36, तो वाटर और ऑब्जर्व कौन कर रहा है? 1।
तो ये आ जाएगा 27। ऑब्जर्व 1 क्यों? क्योंकि बर्ड ऑब्जर्व कर रही है ना, ऑब्जर्वर दोनों केस में बर्ड है। ये हवा का इंडेक्स और ये पानी का इंडेक्स। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 36 और 27 73। ओके सॉरी 63 है ना, इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? तो देखो हम डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू बर्ड निकाले है ना, डिस्टेंस ऑफ पहले हमने बर्ड की निकाली थी और अब हमने डिस्टेंस ऑफ फिश निकाला बाकी तीनों के रिलेटिव है ना। तो फिश बी को तो 36 पे दिखेगी, ए को 27 पे और बर्ड को 63 पे, मतलब पास में दिखेगी। मतलब जो भी हवा से पानी में देख रहा है ना उसको चीज़ें पास दिखती है, और जो पानी से हवा में देखता है उसको चीज़ें दूर दिखती है ना। पानी से हवा में चीज़ें दूर दिखती है और हवा से पानी में चीज़ें पास दिखती है। मतलब अगर मछली पानी से बाहर चीज़ों को देखेगी तो उसको चीज़ें दूर दिखेगी, और आदमी अगर मछली को देखेगा तो मछली पास दिखेगी है ना। तो ध्यान रखना, हमें मछली पास दिखती है और मछली को हम दूर दिखते हैं है ना, ऐसे याद रखना है इस चीज़ को। हमें मछली पास दिखती है और मछली को हम दूर दिखते हैं है ना। ओके, कोई कंफ्यूजन? तो नोट करो बच्चों इसको, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे मान लो आपको एक क्यूब गिवन है ना, एक ग्लास का क्यूब गिवन है और इसके अंदर एक बबल है। इसके अंदर क्या है? एक बबल है ना। अब इस बबल एक क्यूब की साइड लेंथ मान लिया एल के इक्वल है, ठीक है। अब अगर मान लो इस बबल की यहाँ से डिस्टेंस x है और एक ऑब्जर्वर इसको देखता है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर इसको देखता है, तो क्या दिखाई देगा इसको? बबल पास देखेगा क्योंकि ग्लास से हवा में देख रहा है। तो यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं, इफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व बबल एट L/4 distance, then find एक्चुअल डिस्टेंस। अब जैसे मान लो एक ऑब्जर्वर जो है वो बबल को L/4 डिस्टेंस पे ऑब्जर्व करता है, तो आपको बताना है एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। और यहाँ पे इसका ग्लास क्यूब का जो म्यू आपको गिवन है वो म्यू के इक्वल ही गिवन है, ठीक है। तो देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया ना है। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें पता है डी डैश क्या होता है, डी म्यू ऑब्जेक्ट बाय म्यू ऑब्जर्वर। अब देखो बेटा ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस ऑब्जर्वर से कितनी है, x है ना, x है। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में, म्यू, ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में, 1, और ये डिस्टेंस कितनी ऑब्जर्वर है, L/4। तो इससे x क्या आ जाएगा, म्यू इंटू L/4, बस। तो म्यू टाइम्स ऑफ L/4 डिस्टेंस पे रहा होगा, L/4 पे तो उसे ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन वो है तो कम पे ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है ना कि हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कोई कन्फ्यूजन बेटा यहाँ तक?
नहीं, लिखो इसको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, है ना। ये जैसे मान लो यहाँ पे एक बीकर है और उसमें कंटेनर, बीकर या कंटेनर या ग्लास कुछ भी बोल सकते हो, इसमें मान लो हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस कंटेनर की टोटल हाइट h है ना, लिक्विड का इंडेक्स है म्यू और ये हाइट हमने स्मॉल h मान ली, ठीक है। एक ऑब्जर्वर जस्ट यहाँ से, है ना, जस्ट टॉप पॉइंट से ही ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको बताना है इफ ऑब्जर्व इफ पर्सन, है ना, इफ पर्सन ऑब्जर्व कंटेनर हाफ फिल्ड, कंटेनर इस ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि कंटेनर आधा भरा हुआ है, then find actual height of कंटेनर, तो कंटेनर की एक्चुअल हाइट कितनी होगी। अब देखो इस केस में पर्सन जो है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि कंटेनर आधा भरा हुआ है, इसका मतलब डिस्टेंस ना, कंटेनर हाफ फिल्ड ऑब्जर्व हुआ ना, कंटेनर इज ऑब्जर्व्ड हाफ फील्ड। हाफ फील्ड अगर कंटेनर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि लेंथ या डेप्थ मान लो, है ना, डेप्थ ऑफ एम्प्टी पार्ट इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ एम्प्टी पार्ट, यानी कि अपेरेंट डेप्थ ऑफ एम्प्टी पार्ट, अपेरेंट डेप्थ ऑफ एम्प्टी पार्ट इक्वल्स टू अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिल्ड पार्ट। डेप्थ बोल दो, अब यहाँ लेंथ बोल देते हैं, एक्चुअली हम मीडियम की लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो अपेरेंट लेंथ ऑफ खाली पार्ट की जो अपेरेंट लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, अपेरेंट लेंथ ऑफ फिल्ड पार्ट। अब खाली पार्ट की लेंथ कितनी आएगी, देखो खाली पार्ट कितना है, h में अगर आपने भर दिया तो h माइनस एच खाली बचा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, h माइनस एच कौन सा है, हवा में, और किसके रिलेटिव ऑब्जर्व कर रहे हैं, हवा के रिलेटिव। अपेरेंट वेट ऑफ लेंथ ऑफ फिल्ड पार्ट की लेंथ कितनी है एक्चुअल, h, फील्ड पार्ट का इंडेक्स क्या है, म्यू, किसके रिलेटिव ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 के रिलेटिव, क्योंकि ऑब्जर्वर तो हवा में है ना। ये इक्वेशन बना दी, बस हो गया अपना काम। इसका मतलब h माइनस एच इज h बाई म्यू, तो h इज h प्लस h बाई म्यू, तो h हो जाएगा h 1 प्लस 1 अपॉन म्यू। तो आपको इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना भरो, ठीक है। कई लोग पहले ही मान लेते हैं कि आधा भरना है, बेटा पहले आप आधा भरा हुआ कैसे मान सकते हो, अगर आप पहले से मान लोगे कि आधा भरा हुआ है तो फिर तो आप h/2 तक भर दोगे, फिर h/2 वो h/2 अगर आपने पहले से ही मान लिया कि आधा भरा हुआ है ना, कई लोग ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि वो पहले से ही मान लेते हैं कि आपने आधा भर दिया होगा। अब अगर आप h/2 और ये भी h/2 कर दोगे, आपने तो ऑलरेडी आधा भर दिया ना, लेकिन अब ये तो आपको कम ऑब्जर्व होगा ना, क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो बॉटम है थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अब मान लो बॉटम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हिस्सा तो h/2 से कम नज़र आएगा ना उसको, और ये h/2 ही नज़र आएगा फिर तो फिर इक्वल का आया। खाली आधा भरा होने का मतलब क्या होता है, आधा भरा होने का मतलब कि हमें जितना खाली पार्ट ऑब्जर्व हो रहा है उतना ही भरा हुआ पार्ट भी ऑब्जर्व होना चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि भरा हुआ पार्ट कम ऑब्जर्व होगा, मतलब उसको आधे से ज़्यादा भरना पड़ेगा हमें, है ना।
तो ध्यान रखना, इसमें देखो अगर म्यू की वैल्यू 1 होती ना, मतलब कंटेनर खाली होता, तो फिर देखो h/2 आता। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट बच्चों इस क्वेश्चन में? तो इस तरह से वर्चुअल डेप्थ या वर्चुअल हाइट के क्वेश्चंस बनेंगे, इनको आप कोशिश करना करने की। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन है और वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर लेते हैं और यहाँ पे एक स्लैब रख देते हैं, ग्लास स्लैब। इस स्लैब की थिकनेस है T और इसका इंडेक्स है म्यू। ठीक है, अब आपको थिकनेस गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और म्यू गिवन है 2। ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, PKG। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन में हमारा अगला सेगमेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। यहां हम एक ग्लास स्लैब लेंगे जिसके दोनों फेस आपस में पैरेलल हो, तो ग्लास स्लैब विद पैरेलल रिफ्रैक्टिंग फेसेस, जिसके वो फेस पैरेलल हो जिनसे रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो यहां पे मैंने ये स्लैब मान ली है ना। अब हमारे पास दो सरफेस है ना, एक तो अपर सरफेस और एक बॉटम सरफेस। ये दोनों सरफेस देखो एक दूसरे के पैरेलल है ना। अब इस केस में हम एक लाइट रे को यहां पर इंसिडेंट करवाते हैं। मान लो इस तरह से मैंने एक रे को इंसिडेंट करवाया, ये रे इधर जाएगी और फिर वापस अपोजिट टू नॉर्मल से दूर चली जाएगी। कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ बच्चों? यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ ना। कैसे? देखो पहले तो रे एयर से ग्लास में गई थी और दूसरी बार रे किधर जा रही है? ग्लास से वापिस एयर में जा रही है। तो ये हमने मान लिया इसकी थिकनेस को T है ना, ये एंगल हमने मान लिया I, ये एंगल मान लिया R1, ये हमने मान लिया I2, ये हमने मान लिया R2। अब देखो R2 क्या है? इमर्जिंग रे का एंगल, तो इसी R2 को हम क्या बोल देते हैं? इमर्जिंग एंगल E है ना। और I1 को हम क्या बोल देते हैं? इंसिडेंस एंगल I। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये है फर्स्ट रिफ्रैक्शन का नॉर्मल 1 और ये नॉर्मल 2। तो यहां पे देखो बच्चों कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? एक बार। फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहां से कहां हुआ? एयर से ग्लास में है ना। तो इस केस में क्या बन जाएगा? 1 sin I। देखो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या है? 1 म्यू आई साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। जहां से रिफ्रैक्शन हुआ दैट इज म्यू आई और जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ दैट इज म्यू आर। तो म्यू आई 1 साइन आई म्यू साइन आर, R1। ओके, ये पहली इक्वेशन। फिर दूसरा आएगा सेकेंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम ज्योमेट्री लगा दें तो ये दोनों सरफेसेस आपस में प्लेन है, पैरेलल है। इसका मतलब दोनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे ना। दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे तो देखो दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी लाइन अगर काटे तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो अब यहां पर हम लिख देते हैं बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल। इट मीन्स N1
इसलिए N1 और N2 भी आपस में पैरेलल होंगे। इसका मतलब I2 कितना हो जाएगा, R1। ओके, अब R1 को ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं R, तो I2 भी कितना हो जाएगा, R। तो यहाँ पे R के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब I2 भी कितना हो जाएगा, R के इक्वल। अब उसके बाद ये तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन था, अब आते हैं सेकेंड रिफ्रैक्शन पे। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन देखो बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे। सेकेंड रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, ग्लास से वापस एयर में। अब ग्लास क्या हो जाएगा, म्यू आई, और ये क्या हो जाएगा, म्यू आर। तो अगेन म्यू आई साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर, ये I2 R2। अब म्यू आई कितना है, म्यू आई का मतलब ग्लास, मतलब कि म्यू साइन आर इक्वल्स टू म्यू आर मतलब कि 1, और साइन ई। तो देखो म्यू आई साइन आर इक्वल्स टू साइन ई। अब देखो म्यू साइन आर अगर साइन ई के इक्वल है, इधर से म्यू साइन आर आई साइन आई के इक्वल है, तो बाई 1 और 2 इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, साइन ई इक्वल्स टू साइन आर, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, म्यू साइन आर के इक्वल है। इसका मतलब ई इक्वल्स आई, है ना, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। ये दोनों एंगल सेम होने का मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये इस तरह से रे निकल रही है, तो दोनों एंगल सेम होने का मतलब ये है कि ये दोनों रे जब जा रही है तो ये दोनों रे आपस में पैरेलल निकलेगी। मतलब ये रे अगर बिना ग्लास स्लैब के इस पाथ में जाती, तो ये भी जा तो उसी डायरेक्शन में रही है ना। आई और ई सेम आने का मतलब क्या हुआ, मीन्स रिफ्रैक्टेड इमर्जिंग रे, है ना, जो फाइनली रिफ्रैक्शन, 2 रिफ्रैक्शन के बाद रे इमर्ज हुई, इमर्जिंग रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमर्जिंग रे जो है वो पैरेलल किसके है बच्चों, इंसिडेंट रे के। ठीक है, तो ध्यान रखना इस केस में जो बाहर निकलने वाली रे है ये इमर्जिंग रे इसको बोलेंगे। तो इमर्जिंग रे किसके पैरेलल हो जाएगी बच्चों, इंसिडेंट रे की। ओके, इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब देखो ई और आई इक्वल होने का मतलब इमर्जिंग रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे क्यों आया, क्योंकि हमारी दोनों सरफेसेस भी इक्वल थी, है ना, और दोनों तरफ मीडियम भी क्या था, एयर, है ना, इधर भी एयर और इधर भी एयर। तो इसको हम जनरल कर सकते हैं, जब पैरेलल ग्लास स्लैब के दोनों तरफ के मीडियम सेम हो तो हमेशा इमर्जिंग रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है ना। मीन्स इमर्जिंग रे पैरेलल है इंसिडेंट रे के। अगर इमर्जिंग रे पैरेलल हो इंसिडेंट रे के, ओनली व्हेन फर्स्ट both face are parallel, both refracting face are parallel, और दूसरी कंडीशन क्या है, both side medium must be same, both side medium must be same। यहां क्या है, यहां वो सेम मीडियम कौन सा है बच्चों, एयर, है ना। तो ध्यान रखना दोनों तरफ का मीडियम भी सेम होना चाहिए, तब इमर्जिंग रे इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है ये, है ना, इसको नोट करो।
लिख लिया बच्चों। अब देखो इसमें हम समझेंगे कि जब दोनों रे पैरेलल है, लेकिन पैरेलल तो है, लेकिन क्या उसी रास्ते पे जा रही है जिस रास्ते पे इंसिडेंट रे थी? नहीं, इंसिडेंट रे से थोड़ा सा शिफ्ट हुई ना। तो इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे के बीच का जो सेपरेशन होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों लेटरल शिफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। तो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं डी के इक्वल रही होगी, है ना। इंसिडेंट रे इमर्जिंग रे पैरेलल तो है इंसिडेंट रे के, लेकिन वो इंसिडेंट रे के वाले रास्ते पे नहीं है, इंसिडेंट रे से थोड़ा सा पैरेलल में चल रही। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे? देखो तो बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर हमें लेटरल शिफ्ट बताना हो तो लेटरल शिफ्ट कैसे बताएंगे? देखो इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे आपस में पैरेलल है ना, इनके बीच में जो ये सेपरेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट क्या हो जाएगा? सेपरेशन बिटवीन पैरेलल रे। यहां कौन सा है? सेपरेशन बिटवीन, यहां क्या हो जाएगा इसका मतलब? सेपरेशन बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चों लेटरल शिफ्ट निकालने के लिए देखो अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखना, इसी डिस्टेंस को हमने बोला ना लेटरल शिफ्ट, तो इस डिस्टेंस को मैं ऐसे बना दूं क्या? इस डिस्टेंस को मैं बनाता हूँ इस तरीके से, ये डिस्टेंस डी के इक्वल है ना। अब देखो ये एंगल कितना था? आर, ये भी एंगल आर, तो ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आर, है ना। इन पॉइंट्स के नाम देते हैं ए, बी और सी। अब बी से सी डिस्टेंस को ही हमने क्या बोला? लेटरल शिफ्ट, ठीक है। और ये यहाँ थिकनेस जो है, ये थिकनेस कितनी गिवन आपको? टी के इक्वल। जैसे आप यहाँ थिकनेस निकालोगे तो ये टी के इक्वल हो जाएगी, है ना। अब देखो बच्चों इसको नाम दे देते हैं डी, है ना। अब सबसे पहले आप ट्राइंगल देखना, ट्राइंगल कौन सा वाला ले रहा हूं मैं? ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें कॉस आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस आर हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए डी डिवाइड बाय ए बी। तो ए डी की वैल्यू क्या है? टी डिवाइड बाय ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? टी अपॉन कॉस आर, पहली इक्वेशन। दूसरा ट्राइंगल रहता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल देखना। तो इस ट्राइंगल में साइन आई माइनस आर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय ए बी। और बी सी क्या हो जाएगा इसका मतलब? ए बी साइन आई माइनस आर। ए बी क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में? टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। तो इस केस में बी सी का मतलब क्या था? डी। तो इस केस में जो सेपरेशन होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ सेपरेशन, लेटरल शिफ्ट की वैल्यू। अब लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टी पे, आई पे, है ना। टी और आई मतलब थिकनेस, आई और आर। अब आर किस पे डिपेंड करता है? म्यू पे, मतलब म्यू पे डिपेंडेंसी है ना। तो इस तरह से हमने लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव किया। इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा? आसान फॉर्मूला है ना ये तो। चलो लिखो इसको। अब देखो इसी केस में ध्यान रखना, अगर मान लो इस आई जो है वो काफ़ी स्मॉल एंगल हो, है ना। अगर मान लो आई स्मॉल एंगल हो, इफ आई इज वेरी स्मॉल, ध्यान रखना बच्चों, अगर आई छोटा होता है तो म्यू आई साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर।
अगर I छोटा है तो R will also be वेरी स्मॉल, तो उस केस में R एंगल भी काफ़ी छोटा होगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आई इंटू आई इक्वल्स टू म्यू आर इंटू आर। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे अब म्यू आई का मतलब क्या है 1 और ये म्यू आर का मतलब क्या है म्यू, तो ये हो जाएगा आई 1 इंटू आई इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। ठीक है, अब देखो I छोटा है तो R भी छोटा होगा, तो इसका मतलब I माइनस आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। अब ये भी काफ़ी छोटा होगा ना, तो देखो छोटे एंगल के केस में साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो छोटे एंगल के केस में ये क्या हो जाएगा टी आई माइनस आर, और टी आई और आर को क्या लिखेंगे आई बाई म्यू, तो ये हो जाएगा टी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, दिस इज व्हाट डी। इस केस में आई किस में रखना है, आई एंगल आई जो है वो किस में होना चाहिए इन रेडियन। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर छोटे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो फिर इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये इक्वेशन कब काम में लेते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स। है ना, तो स्मॉल एंगल के केस में इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। लिखो ओके बच्चों, तो इसमें ध्यान रखना जब भी पैरेलल फेस होंगे और दोनों तरफ का मीडियम सेम होगा तो ही इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे पैरेलल होगी, लेकिन उनके बीच में जो शिफ्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, और वो लेटरल शिफ्ट कितना होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, और अगर स्मॉल एंगल हो तो टी आई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ओके बच्चों, इसको ध्यान में रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम।